नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम एक बार फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि कितना सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि दो देशों की लड़ाई में और जहां हिंदू मुस्लिम की बात चल रही हो, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम आज एक बार फिर बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में। हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध के बारे में। हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों के बारे में, तथा यह भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध लंबा खींच सकता है या फिर युद्ध की आग और भड़क सकती है। इसी के साथ हम ये भी समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि शुरुआत किसने की, दोनों देशों के बीच तनाव के बीज किसने बोए। इतना ही नहीं, आखिर क्या वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पाकिस्तान दो देशों की जंग का रूप देने पर क्यों तुला है। कि वास्तव में पाकिस्तान के जनरल मुनीर जंग चाहते हैं? अगर वो और उनका मुल्क जंग चाहता है तो कोई बात नहीं, तब तो भारत भी तैयार। लेकिन यदि भारत ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया तो पाकिस्तान को कोई ऐसा कदम सपने में भी नहीं उठाना चाहिए जिससे जंग होना अवश्यंभावी हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर शो केस में रखने के लिए नहीं है तो भारत के पास तो और अधिक चाक चौबंद व्यवस्था है। 7 मई की रात के बाद 8 मई देर शाम को पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम क्षेत्र में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पड़ोसी देश ने कोई हरकत की तो उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है।
Can you see this? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। भारत की प्रतिक्रिया फोक्स, संतुलित और गैर उकसाने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में पहले तो 7 मई को देर रात और फिर 8 मई देर शाम भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। उसने न केवल एलओसी पर गोलाबारी बढ़ा दी, बल्कि मासूम नागरिकों को भी निशाना बनाया। ऐसे में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना भारत के लिए आवश्यक हो गया था, जो भारत ने किया। वैसे अब तक भारत इन पर सीधे कार्रवाई करने से हिचकता था, लेकिन इस बार वो हिचक टूट चुकी। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि आतंकी साजिशों को अंजाम देने की उनकी क्षमता को भी कमजोर कर दिया। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति का एक बड़ा और निर्णायक बदलाव, जो भारत की सरकार की इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। वैसे मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं और डंके की चोट पर कह सकता हूं कि पाकिस्तानी इतनी जल्दी खामोश बैठने वाले नहीं, क्योंकि जिस तरह आतंकवादियों के जनाजे में सेना शामिल हुई तथा आतंकवादियों को सुपुर्दे खाक करने से पहले उनके शरीर पर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा डाला गया था, वो पाकिस्तान की नीति और नियत को दर्शाता है। मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तान फिर से आतंकवाद का सहारा ले सकता है। उसके लिए जम्मू कश्मीर या फिर भारत के दूसरे राज्यों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना आसान विकल्प हो सकता है। जब तक उसके यहाँ आतंकी ढांचे पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये आशंका हमेशा बनी रहेगी कि वो आतंकवाद का इस्तेमाल स्टेट पॉलिसी के रूप में कर सकता है। क्योंकि जब पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, तो उसकी बातों पर बहुत ही कम देश विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि करीब करीब पूरी दुनिया के सामने उसका चाल, चेहरा और चरित्र उजागर हो चुका है। Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Meanwhile, the things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. In Australia, we captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav, who's a commissioned naval officer. Can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो के बयानों से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि उनका देश आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है। इतना ही नहीं, वो भारत के साथ धार्मिक उन्माद को और अधिक हवा देना चाहता है, ताकि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम का बाजार गर्म रहे। इस काम में हवा देने का काम भारत के भी कुछ नेतागण कर रहे हैं, जो इत्तेफाक से सत्तारूढ़ दल से भी आते हैं। इस तरह की कारगुजारियों पर अंकुश लगना ही चाहिए, वरना पाकिस्तान की वो बात सच साबित हो जाएगी कि भारत का स्ट्राइक उसके धार्मिक स्थलों पर हुई और इसमें आतंकी नहीं बल्कि आम नागरिक मारे गए। पाकिस्तान की पुरानी हिंसक प्रवृत्ति है, वो संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं। उसकी नीति शुरू से ही मजहबी बंटवारे की रही है। पाकिस्तान ने हमले की सूचना देते हुए जिस तरह से बार बार मस्जिदों को निशाना बनाने की बात कही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारत ने आतंकी ठिकानों पर और उनके मदरसों को निशाना बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांप्रदायिकता की
आग सुलगाए रखने की पाकिस्तानी साजिश के झांसे में किसी को नहीं फंसना चाहिए। ये समय उन आतंकियों को निशाने पर लेने का है जिनकी वजह से बार बार मजहब पर उंगलियां उठती हैं। भारत का संघर्ष बुराई व असत्य से है और हमारे संघर्ष से कतई ढील नहीं आनी चाहिए। ध्यान रहे कि पाकिस्तान इससे पहले हमसे 4 बार लड़ाई कर चुका है, 1948, 1965, 1971 और करगिल 1991। चारों बार वो हारा है। उसके बावजूद उन्होंने कोई सीख नहीं ली। मैंने भी बार बार ये लिखा है कि ये उन्हें मान लेना चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकता। इतिहास एक अहम चीज होती है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप क्यों उस पर बार बार लड़ाई करते हैं? आगे भी आपका कुछ नहीं होगा। लालच भूलकर अमन का हाथ बढ़ाएं तो तमाम तरक्की के मौके मिलेंगे, व्यापार बढ़ सकता है, तकनीकी सहयोग मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो शांति की पहल की जाती है उसका वैसे ही उत्तर देना चाहिए। हमारे राजनेताओं ने अपनी तरफ से इस दिशा में बहुत किया है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे तब उस समय कम से कम 80 देश के लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें शांति का मार्ग खुलता दिख रहा था। वाजपेयी जब लाहौर गए थे वहां उन्होंने निशाने पाकिस्तान की डिजिटल बुक में साफ साफ लिखा कि किसी भी पाकिस्तानी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत की शुभकामनाएं। उसके बाद पाकिस्तान ने करगिल अंजाम दे दिया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट में बुलाया गया क्योंकि ये माना गया कि शांति वार्ता चलती रहनी चाहिए। हालांकि वो वार्ता भी निष्फल हो गई। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। साल 2003 और 4 के सार्क सम्मेलन में शांति की बात की। तब मुशर्रफ ने कहा था कि हमारे देश की भूमि किसी भी तरह के आक्रमण में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की शैली क्या है? उन्होंने 2014 में पहली बार पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बुलाया। उसके बाद 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के जन्मदिन पर वो लाहौर में अचानक पहुंचकर उनसे मिले, उनकी माताजी के पैर छुए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने पठानकोट हमले को अंजाम दे दिया। बार बार हमारी तरफ से शांति पहल की तारीफ करने या सहयोग करने के बजाय पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के लोग एकदम उल्टा करते रहते। इसलिए अब भी समझ है, समय की आवश्यकता को समझें और वक्त की नजाकत को समझें और कोई ऐसी चीज न पैदा हो जिससे दोनों देश लड़ने पर, युद्ध करने पर या जंग के लिए आमादा हो जाए। आज के लिए इतना।